तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ठीक है पहले ही थंबनेल मिल गया होगा कि हर एक वीडियो जो है क्लास 12 वालों के लिए 6 बजे ही मिलेंगे, जो कि बायोलॉजी से होंगे। नीट लेवल के सारे क्वेश्चन भी होंगे इसमें, ठीक है। सारे के सारे जो है नीट लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। हालांकि यूपी बोर्ड और नीट लेवल दोनों को देखते हुए ठीक है ये सारे के सारे वीडियो बनाए जाएंगे, जो कि क्लास 12 वालों के लिए होगा, ठीक है। जो चैप्टर है आपका, चैप्टर होगा आपका 3। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ये है आपका क्लास 12 वालों के लिए नीट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें रहेगा, इससे जो नीट में क्वेश्चन आपके आते हैं या 1 या 2 क्वेश्चन आपके नीट में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 11 वालों का भी चलेगा, ठीक है, और 12 वालों का भी चलेगा, ठीक है, जो कि नीट लेवल तक ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज बात कर लेते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात किया तो रिप्रोडक्टिव आप लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको पढ़ाया गया होगा। चैप्टर 1 का नाम जो है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव जनन, ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, और इसकी भी एक प्लेलिस्ट उसी में आपको मिलेगी, ठीक है। सारा का सारा चैप्टर हम लोग कवर करके हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव, यानी कि अपने समान संतानों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव कहलाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें स्वास्थ्य की। किसकी बात कर लेते हैं? स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य जो होता है अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ किसकी बात करेंगे? हेल्थ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ में जो होता है ये 4 चीज़ें होना अनिवार्य है, और एक चीज़ और भी आ जाता है जिसको बोलते हैं मेंटली। क्या बोलते हैं? मेंटली, यानी कि फिजिकली भी होना चाहिए। फिजिकली को बोलते हैं शारीरिक। क्या होना चाहिए मेरे रसगुल्लों? शारीरिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा। आइए देखते हैं इमोशनली की बात करें हम तो इसको बोलते हैं भावनात्मक, यानी उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? भावनात्मक होना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना, समझो मेरे भाव को समझो भाई, ठीक है, मेरे भावनाओं को समझो। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहारात्मक। क्या होना चाहिए? आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक, ठीक है, व्यवहारात्मक। उसके बाद है सामाजिक, यानी कि सोशल भी होगा। क्या होना चाहिए? सामाजिक भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, और मेंटली भी होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, इन सभी चीज़ें उसके अंतर्गत है, और एक और, अगर वो मानसिक रूप से, मानसिक रूप से यदि इन सभी 5 चीज़ों को मिलाने के बाद अगर वो सारे 5 चीज़ अगर उसमें से ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक कंडीशन में हैं, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा? पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा, अन्यथा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगला जो आपका निकल कर आता है, ये हमने स्वास्थ्य की बात किया है। अब ये किसने कहा है? तो WHO ने कहा था। किसने कहा था? WHO ने कहा था, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है मेरे रसगुल्लों, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग। क्या होता है? फैमिली प्लानिंग को बोलते हैं परिवार नियोजन। क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। तो अगर हम बात करें परिवार नियोजन की, तो अपने ये लाने का रीजन क्या है? कब लाया गया? तो 1951 में भारत में शुरुआत की गई थी परिवार नियोजन की। कहाँ पे शुरुआत की गई थी मेरे रसगुल्लों? भारत में। कहाँ? भारत में शुरू किया गया था 1991 में। ये परिवार नियोजन लाने का रीजन क्या है? परिवार नियोजन लाने का रीजन ये है
कि अगर छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, अगर बड़ा परिवार होगा तो दुखी परिवार होगा, ऐसे समझते हैं। परिवार नियोजन लाने का सिंपल रीज़न क्या है कि परिवार को छोटा बना के रखना, नहीं कि उसको सीमित करके रखना, इसलिए परिवार नियोजन लाना जरूरी था। ठीक है, हमारी सरकार ने क्या करके रखी है कि हम दो हमारे दो का नारा भी दी है, यानी अगर दो लोग हैं, अगर दो एक माता पिता हैं तो उसके दो बच्चे ही केवल होने चाहिए, तीसरा या चौथा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें समस्याएं भी होती हैं, जैसे मान लीजिए क्या नाम, आपको पता भी है कि आप जानते हैं कि किसी बच्चे को, ठीक है, पढ़ने में समस्या, खाने में समस्या, पहनने में समस्या, कपड़ा वगैरह, ठीक है, मतलब कई प्रकार के जो है समस्याएं उसके अंतर्गत आने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर बड़ा परिवार होगा तो ये समस्याएं आएंगी, अगर छोटा परिवार होगा तो उसको अच्छे से खान पान होगा, बढ़िया बाकायदे स्कूल में जाएगा वो, ठीक है, और अच्छे अच्छे चीज़ों को वो, ठीक है, उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ना, कुछ जब बड़े फैमिली होते क्या होता है, कहते हैं ना, कुछ लोगों के पास चड्डी है तो बंडी नहीं, ठीक है, ऐसे होता है, पापा कह के बुलाते हैं, पापा हमारे पास ये नहीं, मम्मी ये हमारे पास नहीं, तो वो समस्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, छोटा परिवार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मतलब यही है। फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बन के आएगी, परिवार को नियोजित करना ही, किसको, परिवार को नियोजित यानी कि सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन कहलाता है। अब उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पर मेरे रसगुल्लों, ठीक है, RCH की, किसकी बात कर लेता हूँ, RCH की। तो RCH का फुल फॉर्म क्या होगा, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्शन चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, यानी कि जनन, इसकी हिंदी हो जाएगी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, किसकी, RCH का। RCH का पूरा नाम क्या है, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, कि हेल्थ जो होता है, तो हेल्थ किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य वह होता है, क्या लिखेंगे, स्वस्थ मनुष्य वह होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा है IMRT का, यहाँ पर हो जाएगा MMRT का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य वह होता है जो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ प्राणी बोलते हैं, यानी कि स्वस्थ मनुष्य बोलते हैं। इस बात को याद में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, अगली हेडिंग हो जाएगी एमनियोसेंटिस, जिसको बोलते हैं उल्व वेधन। क्या बोलते हैं, उल्व वेधन। उल्व वेधन की अगर हम बात करें तो उल्व वेधन किसे कहते हैं, अगर हम समझिएगा उल्व वेधन लाने का रीजन क्या है, ये उल्व वेधन की फिगर है, यानी कि एमनियोसेंटिस का फिगर है ये। ठीक है, तो उल्व वेधन लाने का रीजन क्या है मेरे रसगुल्लों, कि अगर कोई भी बच्चा है, पेट में है यानी कि गर्भाशय में है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो लड़की होगा कि लड़का। लेकिन उल्वेधन इसके लिए नहीं लाया गया था। उल्वेधन लाने का रीज़न क्या था कि जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं और हीमोफीलिया जो होते हैं, मतलब आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए ये जो है उल्वेधन की प्रक्रिया लाई गई थी। ये फिगर है उल्वेधन का, ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल होने लगा। आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं कि उल्वेधन जो है ये कब लाया गया था, इसको हम कब कर सकते हैं, तो 16 से 22 सप्ताह के बीच में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 16 से 22 सप्ताह के मध्य कर सकते हैं। ठीक है, 16 से 22 सप्ताह के मध्य हम जो है उल्वेधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वो गर्भ की अवस्था में हो महिला, तभी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उल्वेधन क्या हुआ, ठीक है, एमनियोटिक द्रव क्या होता है, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक
फ्यूल्ड, एमनियोटिक फ्यूल्ड, एमनियोटिक फ्यूल्ड यानी कि एमनियोटिक द्वारों का विश्लेषण होता है। क्या होता है? जब इसका विश्लेषण होगा तो विश्लेषण कर, ठीक है, जब इसका विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण कर भ्रूण में गुणसूत्रीय, भ्रूण में गुणसूत्रीय, किसकी बात करेंगे? भ्रूण में गुणसूत्रीय एवं आनुवांशिक, आनुवांशिक विकार, विकार का मतलब होता है रोग, आनुवांशिक विकार का अध्ययन, आनुवांशिक विकार का अध्ययन, ठीक है, आनुवांशिक विकार का अध्ययन, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम नहीं लिखा, आप सिंड्रोम लिखिएगा, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पे देख लिया मैंने, लिख दिया। उसके बाद है हेमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया भी होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनमें मनुष्य क्या होता है, ठीक है, उसकी अंगुलियां जो होती है तीन तीन होती हैं, और उसके हाथे क्या होते हैं, जो उसके हथेली होती है वो मोटा होता है, और उसके जो कद होते हैं वो छोटे होते हैं, एकदम मंगोलियल की तरह आप दिखाई देता, ठीक है, अजीब ढंग का एकदम दिखाई देगा। माथा होता क्या होगा मेरे रसगुल्लो, वो चौड़ा होगा एकदम, और कद उसका छोटा होगा, ठीक है, एकदम इस तरीके से चलेगा जैसे रोबोट चलते हैं, ठीक है। तो इसमें समझिएगा और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात की यहाँ पर सिंड्रोम और हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर चोट लग गया है तो उसके ब्लड रुकते नहीं हैं, तो उसमें हीमोफीलिया भी रोग हो जाता है। वर्णांधता भी ऐसे होता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन समझिएगा कि ये सभी क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। तो इन रोगों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने उल्वेधन की प्रक्रिया लेके आया था, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत होने लगा। इस्तेमाल गलत कहाँ होने लगा समझिएगा। इस्तेमाल गलत ये हुआ कि लोग क्या करते थे, इससे लिंग को भी जानकारी रखते थे, यानी कि लिंग ज्ञात करते थे, लिंग ज्ञात करते थे, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लेते किसी दंपति को, यानी कि दंपति जोड़े को, जैसे माता पिता को लड़की नहीं चाहिए तो क्या करते थे, गर्भ में ही मार देते थे, जिसका नाम दिया गया था कन्या भ्रूण हत्या। क्या दिया गया था मेरे रसगुल्लों? कन्या भ्रूण हत्या। क्या दिया गया था? कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन हमारी भारत सरकार ने क्या की है, इस पर बैन करके रखी, यानी कि वैध करके रखी है इसको, ठीक है, सिलमोहर करके रखी है कि ताकि ऐसा ना हो। आप देखते होंगे जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, ठीक है, बहुत लोग भी कर देते हैं। उसमें क्या होता है, मंजूरी वगैरह लेना पड़ता है कई लोगों को, ठीक है। और मतलब देखो, ये केवल चीज़ें क्या हैं, रियलिटी में सही से बताऊं ना, ये मानक केवल कागजों पर लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना ये यहाँ पे हर एक चीज़ बिकता है, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए भारत में हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ठीक है, एम्बाइनल कॉर्ड। एम्बाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो एम्बाइनल कॉर्ड क्या होता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। एम्बाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एम्बाइनल कॉर्ड की। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर हम एम्बाइनल कॉर्ड की बात करें, एम्बाइनल, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं नाभि नाल या फिर गर्भनाल भी हम इसे कह सकते हैं। अब उसके बाद है तुम्हारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? अपरा, ठीक है, एक मिनट, अपरा, अपरा, ठीक है, प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा। ये प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चा बेबी अंदर होता है ना, कवर के अंदर जो होता है,
उसको क्या होता है, पूरा का पूरा जो माँ को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें मिलती हैं जो वो खाते हैं, ठीक है, जो वो मादा खाती है, उसको सीधे प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ों का सेवन बहुत अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे पर भी असर होता है। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने क्या किया था, गर्भ में ही रह करके चक्रव्यूह की रचना तोड़ने की रचना को जानकारी ले लिया था। तो वैसे इस चीज़ को समझिएगा, ये सारा का सारा जुड़ा होता है इस बेबी के, ठीक है, किससे जुड़ा होता है, वो नाभि से जुड़ा होता है। इसलिए जितने भी चीज़ें होंगे वो सब ब्लड के थ्रू क्या होंगे, अपरा जो है इस बेबी में पहुंचाएगा, यानी कि ट्रांसफर करता रहता है उसको, ठीक है। इस समय देखते हैं ना कि उस जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको क्या होता है, 2 या 3 गुना उसको भूख लगने लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हरे कलर से हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्रव, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्रव। इस द्रव में क्या होता है, भ्रूण की त्वचा कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, भ्रूण की त्वचा कोशिकाएं होती हैं। अब जिसमें कोशिका होगा मेरे रसगुल्लों, उसमें ध्यान रख सकते हैं कि उस कोशिका में क्रोमोसोम भी होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम भी होगा, क्रोमोसोम होगा, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, गुणसूत्र। अब जब गुणसूत्र होगा तो आपको पता है कि इसमें डीएनए भी होता है, और जिसमें डीएनए होता है उसमें हम पता लगा सकते हैं कि एक्स एक्स गुणसूत्र है कि एक्स और वाई गुणसूत्र है। और आपको पता होगा कि एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो लड़की होगा, और अगर एक्स वाई होगा तो क्या होगा, लड़का होगा। तो इससे उलवेधन से पता लगाया जा सकता है कि लड़की होगा कि लड़का, यानी कि गर्भ में ही मारा जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार ने इस पर क्या की है, बैन करके रखी है, ताकि लोगों पर इसका असर ना हो, लेकिन फिर भी चलता रहता है। अब इसके ऊपर का जो एक कवर है जो ब्लैक कलर से बनाया गया, इसको बोलते हैं एमनियोन, ठीक है, मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, एमनियोन मेम्ब्रेन। एक ये झिल्ली होता है, ठीक है, जो इसको कवर करके रखता है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, कि IMR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो IMR का फुल फॉर्म होगा, वो क्या होगा, इन्फेंट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, जिसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसे बताऊं, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चे भी कह सकते हैं या फिर शिशु भी कहते हैं। तो बच्चे की मृत्यु दर, ठीक है। उसके बाद है MMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसको बोलते हैं मादा, यानी कि माता की मृत्यु दर, ठीक है। अब समझिएगा, ये सब प्रक्रिया कराने में, उलवेदन प्रक्रिया कराने में कभी कभी माता की मृत्यु भी हो जाती है या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा संभल के कराना होता है, ठीक है। बहुत चीज़ों को ध्यान में रख करके इस चीज़ को जो है संभल के कराना होता है। और भी चीज़ें हम लोग हैं इसमें जो कि जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमारे भारत सरकार ने, ठीक है, जनगणना वगैरह चलाया है। तो इस जनगणना में हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी हुई है और भारत की जनसंख्या कितनी हुई है, ये भी जानकारी हमको रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व में, ठीक है, विश्व की जनसंख्या कितनी हुई है, इसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 2011 में जब जनगणना हुआ था तो विश्व की जनसंख्या जो हुई थी 2011 में, विश्व की जनसंख्या जो हुई थी वो कितना हुआ था, तो वो लगभग हुआ था 7.2 मिलियन, 7.2 मिलियन तक हुआ था। कितना हुआ था, 7.2 मिलियन तक हुआ था। उसके बाद 2011 में जो है विश्व की जनसंख्या के बाद हुआ था, तो उसके पहले भी 1900 में हुआ था। यानी कि ये हर 10 साल पे होना चाहिए, लेकिन इस बार 10 साल पे नहीं हुआ, तो कई साल के बाद यानी कि 2026 में जनगणना शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 1900 में कितना हुआ था, 2 अरब के करीब में। कितना अरब, 2 अरब के करीब में विश्व की जनसंख्या थी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 2000 में जनसंख्या कितनी थी। तो 2000 में जो जनसंख्या निकल करके आई है वो 6 अरब आई है। क्या आया है,
6 अरब जो है विश्व की जनसंख्या थी। उसके बाद 2022 में होना था, जो कि 2022 में हुआ था। 2022 में विश्व की जो जनसंख्या आई है वो 8 अरब आई है। 8 अरब ये हुई है विश्व की जनसंख्या की हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की जनसंख्या, किसकी बात करेंगे? भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, किसकी बात करें? स्वतंत्रता के समय, ठीक है, स्वतंत्रता के समय हमारे भारत की जो जनसंख्या थी, कुल आबादी जो थी वो 35 करोड़ था। कितना था? 35 करोड़ था। लेकिन जब 2000 में जनगणना हुआ तब हमारी भारत की जनसंख्या जो थी वो 1 अरब थी, यानी वो बढ़ती ही गई। उसके बाद 2011 में जब जनगणना हुआ तब भारत की जो जनसंख्या हुई वो 1 अरब, कितना? 1 अरब 21 करोड़। 1 अरब 21 करोड़ से ऊपर। सोचिए, हमेशा ये बढ़ती ही जा रही है। अब 2021 और 22 में होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं है, तो 2026 में जो है जनगणना शुरू हो गई है। ठीक है, अब अगली हेडिंग जो होगी वो जनसंख्या नियंत्रण होगा। नए वीडियो में मिलेंगे नए तरीके से। तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।